वेलकम टू रेला। स्वागत है आप सभी का। प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए थे शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती के, है ना, तो उसी पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे सीडीपी के अंतर्गत, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में जो आपके प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ताकि आपको एक और आइडिया भी हो और एक एनालिसिस भी हम लोग कर सकें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम इस क्लास में मूल रूप से देखेंगे कि सहायक शिक्षक भर्ती जो हुआ था, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती, इसमें सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी पर हम लोग मूल रूप से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है? इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है? वे पढ़ने लिखने में रुचि लेते हैं, वे रचनात्मकता के गुण उनमें होता है, वे मौलिक चिंतन नहीं करते हैं, वे अपना गृह कार्य शीघ्रता से कर लेते हैं। तो इसमें प्रतिभाशाली बच्चों में आप लोग जानते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों का हम लोगों ने पढ़ा है कि इनका जो आईक्यू है 130 से अधिक होता है, 130 प्लस होता है। अति प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनका 140 से भी अधिक आईक्यू होता है, 140 प्लस आईक्यू होता है। तो प्रतिभाशाली बच्चों में लक्षण नहीं है पूछा है, तो नहीं है, तो इसमें मौलिक चिंतन नहीं करते ऐसा नहीं, इन लोग तो मौलिक चिंतन निश्चित रूप से करते हैं। इस नाम से ऑप्शन सी इसमें गलत होगा, बाकी ऑप्शंस जो हैं सही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस प्रकार के सीखने का सिद्धांत का प्रतिफल है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अधिगम का सूझ सिद्धांत, सामाजिक रचनावादिता का सिद्धांत, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। तो प्रभाविता का नियम मूल रूप से लॉ ऑफ इफेक्ट, एसआर थ्योरी को समझाता है हमें। ठीक है, एसआर थ्योरी यानी स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरीज। देखो जो थार्नडाइक हैं, थार्नडाइक ने हमें एसआर थ्योरी को समझाया था। एसआर थ्योरी मूल रूप से होता क्या है? देखिए ध्यान से देखिएगा, एसआर थ्योरी वास्तव में क्या है? एस का अर्थ होता है स्टिमुलस और आर का अर्थ होता है रिस्पांस। स्टिमुलस एंड रिस्पांस। स्टिमुलस का अर्थ होता है उद्दीपन और रिस्पांस का अर्थ होता है अनुक्रिया। थार्नडाइक ने इस पर शोध किया, रिसर्च किया और ये बताया कि बच्चों के अंदर जो संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए, उनको पुनर्बलन देने के लिए आगे चल करके हम स्किनर का एक सिद्धांत पढ़ेंगे जिसको आरएस थ्योरी, रिइंफोर्समेंट स्टिमुलस थ्योरी कहते हैं। तो ये जो एसआर थ्योरी है इसको थार्नडाइक ने दिया था और थार्नडाइक कहते हैं कि जो स्टिमुलस है, उद्दीपन है, एक प्रकार के क्रिया को एक्टिवेट करने का एक प्रयास है। यानी कि उदाहरण के लिए कोई किसी को गाली दे रहा है, डांट रहा है, या फिर किसी को अगर प्रेम भाव से उससे बात कर रहा है, तो उसके अंदर पहले से ही मूल प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। यानी कि उदाहरण के लिए अगर हम डर की बात करें तो डर एक प्रकार का क्या है? इमोशन है। लेकिन डर का मूल प्रवृत्ति क्या है? डर का मूल प्रवृत्ति होता है पलायन करना, वहां से भाग जाना। तो अगर आपको ये बोला जाए कि अभी भूकंप आने वाला है, तो आदमी वहां से फिर डर के भागने लगेगा, अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो व्यक्ति के अंदर या बालक के अंदर, व्यक्ति के अंदर, हर किसी के अंदर डर पहले से है। 14 प्रकार के जो इमोशंस हैं और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति, इसको मैकडूगल ने पहले ही हमको समझाया है। तो ये जो 14 प्रकार के 14 टाइप्स ऑफ इमोशन एंड 40 टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट जो हमारे अंदर पहले से विद्यमान है, इसको एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें किसको आवश्यकता होती है? उद्दीपन की आवश्यकता होती है। एक प्रकार से एक्टिवेटर आप कह सकते हो, इमोशन एक्टिवेटर आप कह सकते हो किसे?
उद्दीपन को। और इसका जो प्रतिक्रिया भागने का, आदमी जो है अब मूल प्रवृत्ति उसका एक्टिव हो गया और वो भागने लग गया, तो वो क्या कहलाएगा, उसका अनुक्रिया कहलाएगा। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत था इसी को थार्नडाइक ने सबसे पहले सफेद चूहे पर फिर कबूतर पर प्रयोग किया और उन पर प्रयोग करके ये पाया कि वो दाने जो हैं एक छोटा सा बटन एक ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में, है ना, सिलेंड्रिकल फॉर्म एक बनाया था, यहाँ पर चूहा था और यहाँ पर कुछ बटन है, ठीक है। वो जो है चूहा इसमें बार बार राउंड राउंड घूम रहा है, राउंड राउंड घूमने वाला एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये बनाया गया था, एक डिवाइस बनाया गया था, एक पात्र बनाया गया था और इसमें एक बटन लगाया गया था। इस बटन पे जैसे इस चूहे का, ठीक है, इस चूहे का जैसे ही इसमें पैर पड़ता था उसके लिए भोजन मिल जाता था और भोजन मिल जाने के कारण इस चूहे को लगता था कि भाई ये भोजन जो है कहाँ से आ रहा है। पहले तो उसको समझ में नहीं आया, लेकिन बार बार रिपीट करते गया तो एक समय ऐसा आया कि चूहे को भी समझ में आ गया कि मैं यहीं पर आकर के इस एक छोटा सा बटन है, यहाँ पर मेरा पैर पड़ता है तो मुझे भोजन प्राप्त होता है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है काफी धीमी हो रही थी, लेकिन बार बार अभ्यास के कारण इसी को प्रभाविता, पहला तो प्रभाविता का नियम, फिर अभ्यास का नियम, ठीक है, उसके बाद उसको स्वीकार का नियम, अंतिम में प्रभावित होता है। पहले तो तत्परता का नियम आता है। थार्नडाइक ने 3 प्रकार के नियम बताए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो अंतिम में प्रभाविता का नियम जो है लास्ट होता है, जो सीखने की प्रक्रिया को पूर्ण करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से प्रभाविता के नियम के संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि उद्दीपन सबसे पहले होगा और उद्दीपन के बाद फिर अनुक्रिया होती है। और कबूतर के संबंध में भी इन्होंने जो शोध किया था थार्नडाइक ने, उन्होंने कहा कि भाई कबूतर के लिए भी, पिजन के लिए भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं, कुछ रंग, कुछ कलर के बटन कर देते हैं, उन कलर पे वो चोंच मारते रहेगी तो एक पर्टिकुलर कलर होगा, सपोज रेड कलर होगा तो रेड कलर पर पर्टिकुलर वो चोंच मारेगी तो उसको भोजन मिलेगा। एक बार में कबूतर को समझ में नहीं आएगा, लेकिन बार बार इस अभ्यास के नियम को दोहराती रहेगी तो वो प्रभावित हो जाएगी उस बटन से और प्रभावित होने के कारण फिर वो भोजन प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगी। ठीक है, तो ये लर्निंग अधिगम की जो प्रक्रिया है, लर्निंग या अधिगम की प्रक्रिया है, इसमें एसआर थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? नॉलेज अप्रोच के लिए या कंस्ट्रक्टिंग ऑफ नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है? कौन सा दृष्टिकोण रचनावादी सिद्धांत के अंतर्गत? तो इसमें अनुकूलन, कंडीशनिंग, इंसाइट, सूझ, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान या रट कर याद करना, इसमें सही उत्तर क्या होगा? शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान जो है रचनावादी दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? पहली बात तो लेव वाइगोस्की, ठीक है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सोशियो कल्चरल, ठीक है, इन्होंने एक सोशियो कल्चरल थ्योरी हमें समझाया था। किसने? तो लेव वाइगोस्की ने। और जहां जीन पियाजे एक तरफ कह रहे हैं कि बालक का विकास उसके एज के अकॉर्डिंग होगा, आयु के अकॉर्डिंग होगा, तो वहीं लेव वाइगोस्की कह रहे हैं कि बालक का विकास उसके समाज में परिवेश से होता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से होता है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट बोल रहे हैं। प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट का मतलब क्या समझते हैं? एक तो सेफेलोकॉडल होता है, सिर से पैर की ओर विकास, इसको सेफेलोकॉडल कहते हैं। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है? सेंटर से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, सेंटर से परिधि की ओर, मतलब भुजाओं का विकास पहले होगा, पहले मेरुरज्जु का विकास होगा, ठीक है, उसके बाद फिर भुजाओं का विकास होगा, फिर धीरे धीरे विकास होते होते मेरे पाम हाथ तक पहुंचेगा। तो इस विकास के क्रम को लेव वाइगोस्की ने एक प्रकार का, किस प्रकार, प्रॉक्सिमो डिस्टल जोन में इसको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लेव वाइगोस्की के अनुसार प्रॉक्सिमो डिस्टल का उपयोग करना चाहिए। कहां पर करना चाहिए भाई? शिक्षण और मूल्यांकन में। ठीक है, कहां पर इसको हम उपयोग कर सकते हैं? शिक्षण और मूल्यांकन दोनों में कर सकते हैं। चलिए,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित होता है? ठीक है, हम लोग देखते हैं कि 2009 ने 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 हम इसे कहते हैं। तो RTE 2009 लागू हुआ था 1 अप्रैल, ठीक है, 2010 को। लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक, तो RTE अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कितने वर्ष के बालकों को? 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि हम एज वाइज चलते हैं, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग। 6 वर्ष के बच्चे पहली कक्षा में एडमिशन लेंगे और उनकी जो उपस्थिति है वो भी अनिवार्य होगी। तो इस आधार पे इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? बच्चे की आयु के आधार पर, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 के अनुसार विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन, इनरोलमेंट किस आधार पे होगा? बच्चों के आयु के आधार पे होगा। और यही जो है समावेशी शिक्षा का एक एजेंडा भी है, इंक्लूसिव एजुकेशन का भी एक पॉइंट यहाँ पर रखा गया था कि बच्चे की आयु के आधार पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे। आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के अकॉर्डिंग भी हम लोग देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को वहां पर भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। आगे देखिए, रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने में, देखो यहां पर पढ़ना शब्द समझ में आ रहा है ना, समझने में कमजोर है, उसकी गणितीय समझ अच्छी है, यानी डिसकैलकुलिया नहीं है। अगर गणितीय अच्छी है बोल रहा है, डिसकैलकुलिया कब होगा? जब कैलकुलेशन पावर कमजोर होगा तो डिसकैलकुलिया होगा। इस नाम से पहला ऑप्शन तो यहीं पर इसने बता दिया कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। पढ़ाई में अच्छा है बोल रहा है, ठीक है, तो डिस्फेजिया भी नहीं होगा, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। अक्षरों को पढ़ने में कमजोरी है बोल रहा है, ठीक है, अक्षरों को पढ़ने में कमजोरी है। अगर तो यानी कि लिखने में तो प्रॉब्लम नहीं है बोल रहा है, तो लिखने में प्रॉब्लम नहीं है मतलब डिसग्राफिया भी नहीं होगा। यानी कि एक उत्तर क्या बच जा रहा है आपका? डिसलेक्सिया बच जा रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा फिर? डिसलेक्सिया होगा, ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा। ठीक, विचार मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करता है? भाई विचार मंथन करना है तो विचार मंथन के प्रयोग से बच्चों के अंदर क्या आएगी? अगर ज्यादा से ज्यादा वो विचार करेंगे, चीजें के आइडियोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे तो बच्चों के अंदर रचनात्मकता आएगी, यानी कि क्रिएटिविटी आएगी। क्या आएगी? क्रिएटिविटी आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया नहीं है? अब इसमें से बताइए बच्चों की सीखने की प्रक्रिया क्या नहीं होगा? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया क्या नहीं है? देखिए, तर्क से बच्चे सीखते हैं, कल्पना से भी सीखते हैं, रिफ्लेक्शन, उनको जो भी रिफ्लेक्शन आता है चीजों को प्रत्युत्तर करते हैं, सीख करके समझने का प्रयास करते हैं। आर्गुमेंट, परिपक्वता जो है, परिपक्वता तो सीखने के बाद खुद ब खुद आती है, एक मैच्योरिटी अनुभव की चीज होती है ना। तो हम इसमें अनुभव को नहीं लेंगे, परिपक्वता को नहीं लेंगे, आर्गुमेंट को नहीं लेंगे। तो इसका प्रक्रिया नहीं है अगर पूछा जाए तो परिपक्वता नहीं होगा, अदरवाइज तीनों ऑप्शन सही हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। सर्वाधिक उपयुक्त क्या है बताइए? सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? मनुष्य में विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, मनुष्य के विकास में सर्वाधिक उपयुक्त है बोला है ना। मनुष्य के विकास में विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, सही बात है। मनुष्य के विकास में एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, भी सही बात है। मनुष्य के विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रिया दोनों है। हम लोग देखते हैं मात्रात्मक प्रक्रिया, क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट को हम लोग किस रूप में जानते हैं? ये एक प्रकार का शारीरिक विकास है, और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों ऑप्शंस सही होंगे।
इवान पावलाव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत अधिगम को निम्न प्रकार से स्पष्ट करता है। इसका सही उत्तर क्या है? ये जो है एक प्रकार का एसोसिएशन पर काम करता है, साहचर्य के नियम पर काम करता है, एक दूसरे के साथ साहचर्यता के साथ, है ना, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने पर इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इसे हम कहते हैं। क्लासेस में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया है इस पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है, पूछा है। देखो, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सही है और सही नहीं है। इन दोनों बातों पर विशेष करके फोकस करना है कि कहां पर सही है पूछा है और कहां पर सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास के बारे में सही नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो बहुआयामी प्रक्रिया है, बात तो बिल्कुल सही है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, ये बात सही है। वाइगोस्की भी इसी बात को बोलते हैं। इसके अलावा देखिए, व्यक्तिगत मानसिकता सामाजिक संपर्क की व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही। व्यक्तिगत विकास में केवल शब्द, जनरली जहां पर केवल, ओनली, एकमात्र ऐसा टाइप का होता है ना, वो डाउटफुल ही होता है वो ऑप्शन। तो व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारणों से होता है ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ठीक है, चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षा के कर्तव्यों से संबंधित है? अब शिक्षा के कर्तव्यों से संबंधित धारा के विषय में यहां पर पूछा गया है। तो सेक्शन 24 शिक्षक के कर्तव्यों के विषय में बताता है। शिक्षक के कर्तव्यों के विषय में कौन सी धारा? धारा 24 हमें बताता है। ठीक है, आगे देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं, वह अवस्था कौन सी होगी? ठीक है, वह अवस्था कौन सी होगी? तो उसे हम कहते हैं नैतिकता का परंपरागत स्तर, कॉन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरलिटी। ठीक है, इन्होंने भी, लॉरेंस कोलबर्ग ने भी नैतिक विकास पर फोकस किया और नैतिक विकास का आधार इसने क्या माना? सामाजिक मानदंड। सामाजिक मानदंड के अनुसार ही बच्चों का विकास होता है, नैतिक विकास होता है। इस पर इन्होंने शोध किया था। नैतिक परंपरागत स्तर जो है नैतिक विकास की वह अवस्था होती है। ठीक, और देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी या बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या रखी गई है? अब बच्चे आंगनबाड़ी कब जाते हैं बताइए? हम लोगों ने क्लासेस में भी पढ़ा है, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या है बताइए? बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है और इसमें बाल वाटिका के लिए बच्चों की आयु रखी गई है। तो इसमें बच्चों की आयु रखी गई है, इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 वर्ष से पहले। ठीक है, 5 वर्ष से पहले, यानी जनरली आंगनबाड़ी 3 वर्ष की आयु में जाते हैं। तो ये तो 3 वर्ष अगर एग्जैक्ट लिखा रहता, देखो प्रश्न को घुमाया गया है ना, और आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो। हम लोग पढ़ते हैं कि 3 वर्ष की आयु में बच्चे आंगनबाड़ी जाते हैं, बाल वाटिका जाते हैं। तो आप यहां पर 3 वर्ष देख करके तुरंत टिक कर दिए, लेकिन 3 वर्ष से पहले लिख दिया है। 3 वर्ष से पहले, 3 वर्ष नहीं लिखा है, 3 वर्ष से पहले लिख दिया है। इसी नाम से ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। 6 वर्ष से पहले ये ऑप्शन भी जम नहीं रहा है हमको, है ना, नियरेस्ट आंसर नहीं है। तो जो है 3 वर्ष के पहले, तो ये 5 वर्ष एक स्टैंडर्ड आयु है। तो आंसर जो व्यापम ने लिया है वो क्या है? 5 वर्ष से पहले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण करने की प्रमुख अभिकरण या एजेंसी है? समाजीकरण या सोशलाइजेशन करने का प्रमुख एजेंसी है, यहां पर पूछा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? समुदाय, कुछ सामाजिक समूह, औपचारिक शैक्षणिक संस्थाएं और परिवार। क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं
समाजीकरण, सोशलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस नाम से 1, 2, 3 और 4 कहां पर ऑप्शन दिया गया है, ये देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि उपर्युक्त में से संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प क्या होगा, या फिर ये बताता है करके संबंध में इससे संबंधित जो उपयुक्त विकल्प है उसके विषय में पूछा है। प्रत्येक व्यक्ति में विकास के संबंध में भिन्नता होती है क्या? निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति का विकास अलग अलग तरीके से होता है, बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि के संबंध में भिन्नताएं होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संबंध में समानताएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संबंध में भिन्नताएं होती हैं। अब दोनों को एक साथ, ये अलग अलग दिया है, विकास वृद्धि अलग अलग दे दिया है, लेकिन ऑप्शन डी को देखो, ऑप्शन डी में वृद्धि और विकास के संबंध में भिन्नताएं होती हैं, एक साथ दिया हुआ है। इस नाम से ऑप्शन डी क्या होगा, यहां पर सही होगा। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का आंकलन किस विधि से करना चाहिए बतलाया है। तो सामाजिक रचनावादी का सिद्धांत के अकॉर्डिंग लेव वाइगोस्की ने क्या बताया हमें कि हमें सहयोगात्मक परियोजना जो है तैयार करना चाहिए और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के आधार पर बच्चों के अंदर हमको रचनावादी सिद्धांत को लागू करके सामाजिक विकास की ओर बच्चों को आगे हमें प्रमोट करना चाहिए। ये बात लेव वाइगोस्की ने अपने सोशियो कल्चरल थ्योरी में समझाया है। शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये तो इतना सरल प्रश्न है, इसको आप लोग आसानी से बता दोगे कि भाई एक स्किल्ड और ट्रेन टीचर चाहिए हमें शिक्षण के लिए। तो शिक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा होना चाहिए, एक कुशल और प्रशिक्षित टीचर के माध्यम से ही होना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूह में बांटती है, ग्रुप में, और समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य जैसे गतिविधियां संचालित करती हैं। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया किस ओर इंगित करता है? सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया किस ओर इंगित करता है बताइए। आनंद पूर्वक सीखना, ये नहीं होगा। समावेशी शिक्षा, ये जो है हर एक वर्ग को एक साथ एक स्थान पर ला करके उनको शिक्षा देने का बात कहता है, समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रतियोगिता पर आधारित, ये प्रतियोगिता कहां पर हो रहा है भाई, यहाँ सामाजिक गतिविधियों से सीखना, ये ग्रुप जो है सामाजिक गतिविधियों से सीखने की ओर हमें इशारा करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? इसे कौन बता सकता है? सही उत्तर बताएं। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसे कितने अलग अलग तरीके से हल किया जा सकता है? ये जो है सृजनात्मक चिंतन होगा। ठीक है, क्योंकि इसे कौन बता सकता है, इसे कौन बताएगा? चलो भाई इसका सही उत्तर दो, ऐसा बस नहीं, इसे और किस तरह से हम इसको बेटर ढंग से समझ सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू करते हैं? अब वैज्ञानिक चिंतन बोल दिया है यहां पर। ठीक है, तो वैज्ञानिक चिंतन जो है हम लोग देखते हैं चारों अवस्थाओं में। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है, 11 से 15 वर्ष की आयु में, तो औपचारिक जो क्रियात्मक या संक्रियात्मक अवस्था है वहां पर बच्चे जो हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में या अब्स्ट्रैक्ट ऑप्शनल स्टेज में मूल रूप से बच्चे वैज्ञानिक चिंतन और तर्क करना सीखते हैं, लॉजिकल होना सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो, कोलबर्ग पूछा गया है, पावलाव पूछा गया है, इसके अलावा वाइगोस्की पूछा गया है। वाइगोस्की के अलावा अब आने वाले एग्जाम में ब्रूनर के विषय में भी पूछ सकता है। ठीक है, चोम्स्की के विषय में प्रश्न पूछ सकता है कि भाषा विकास में उन्होंने क्या योगदान दिया था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। और यहां से एक बार प्रश्न पूछा है नहीं, हर बार प्रश्न पूछा गया है और हर बार प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये सही रणनीति होता है तैयारी करने का, और आपको इन्हीं रणनीतियों के तहत ही तैयारी करना चाहिए।
आपके सारे प्रश्न इजिली सॉल्व हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? अहम केंद्रित विचार, थॉट और ईगोसेंट्रिक। ठीक है, जीन पियाजे के तहत पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चे जो हैं ईगोसेंट्रिज्म हो जाते हैं। ईगोसेंट्रिज्म मतलब अहम केंद्रवाद हम कहते हैं, अहम केंद्रवाद, ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म। अहम केंद्रवाद में क्या होता है कि बच्चे जो हैं दूसरों के जो दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू है ना, पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को तो समझ नहीं पाते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अहम केंद्रवाद कहते हैं। तो ईगोसेंट्रिक होता है, इसका मतलब अहंकारी हो जाता है, ऐसा अर्थ नहीं है। ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं बच्चे, इसका अर्थ ये है कि बच्चे जो हैं दूसरों के जो थॉट्स हैं, दूसरों के व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है, दूसरों का दृष्टिकोण समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी थी? शिक्षा की यह परिभाषा नो डाउट महात्मा गांधी जी ने दी थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, राष्ट्रपिता। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? परसेप्शन कहते हैं, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। पूर्व अनुभव के आधार पर अपनी संवेदना को प्रकट कर रहा है, मतलब परसेप्शन रख रहा है, अपना प्रत्यक्ष ज्ञान सामने वो रख रहा है। ठीक है, एनसीएफ के विषय में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहा जाता है इसको, है ना। ये जो है पाठ्यक्रम बनाने का काम करता है। एनसीईआरटी के लिए, एससीईआरटी के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार करना है, तो पाठ्यक्रम जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के द्वारा किया जाता है। तो एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा किन पाठ्यचर्या को भी महत्व देता है? ठीक है, इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, कला और शिक्षा को देता है महत्व, शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को महत्व देता है, काम और शिक्षा को भी महत्व देता है, शांति के लिए भी शिक्षा को महत्व देता है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु में हो जाता है? अब देखो, बच्चे का जो मस्तिष्क है, शिक्षा नीति, इससे पहले हम लोग समझते थे कि लगभग 30 से 50% का विकास जो है 3 वर्ष तक। देखना, मस्तिष्क का 50% तक का विकास कौन से वर्ष तक? 3 वर्ष तक हो जाता है। दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। 50% तक का विकास बच्चे का किस वर्ष तक हो जाएगा? 3 वर्ष तक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि 2020 के अनुसार 6 वर्ष की आयु में कितना विकास हो जाएगा, तो 6 वर्ष की आयु में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप कहेंगे लगभग 85% बालक का मानसिक विकास, लगभग 85% बालक का मानसिक विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समावेशन की विशेषता नहीं है? अगला प्रश्न कह रहा है कि अच्छे समावेशन की विशेषता नहीं है, बोला है ना, मतलब एडजस्टमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अच्छे समायोजन में व्यक्ति को अपनी योग्यता और सीमाओं का ज्ञान होता है, सही बात है। इसमें आकांक्षा स्तर अति उच्च होता है, समायोजन में आकांक्षा स्तर अति उच्च होगा तो समावेशन कैसे होगा?
समावेशन फिर नहीं हो पाएगा ना, इस नाम से ऑप्शन बी क्या होगा, गलत। इसमें व्यक्ति के मानसिक विचारों का कोई टकराव नहीं होता, सही बात है। अच्छे समायोजन में व्यक्ति का अपने व्यवहार और इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। ऑप्शंस को आप देख करके ही बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सिखाने के लिए आकलन दोनों का प्रयोग करती है। तो यह किस प्रकार का जो है क्रिया होगा, ठीक है, ये किस प्रकार की क्रिया होगा, सीखना और सीखना के लिए जो रीता के द्वारा कक्षा में एक आयोजन किया जा रहा है, ये क्या है मूल रूप से, इसका उद्देश्य क्या है। इससे क्या है ना, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि को हम आसानी से जान सकते हैं। टू नो द प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल ऑफ द चिल्ड्रन, इसी नाम से ये असेसमेंट होता है। टीचिंग असेसमेंट में या प्रायोगिक असेसमेंट में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए, अब कोलबर्ग के विषय में एक और प्रश्न पूछे, वाइगोस्की के विषय में 2 प्रश्न, जीन पियाजे के विषय में 2 प्रश्न, कोलबर्ग के विषय में 2 प्रश्न, ब्रूनर के विषय में और चोमेस्की के विषय में प्रश्न नहीं पूछा है, उनके विषय में भी अब प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक। पावलाव के विषय में 1 प्रश्न पूछा है। तो इन सभी बातों को, थार्नडाइक के विषय में प्रश्न पूछा था, स्किनर के विषय में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। थार्नडाइक के विषय में इस बार पूछा है, तो स्किनर के विषय में पूछा जा सकता है कि आरएस थ्योरी का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, है कि नहीं। रिइंफोर्समेंट और स्टिमुलस के विषय में आप लोग क्या समझते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है कक्षा में नैतिक मुद्दों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। अनुशासन सिखाने से बच्चों के अंदर नैतिक विकास नहीं आएगा, बच्चे और उपद्रवी हो जाएंगे। कक्षा में नैतिक मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। बच्चों को पढ़ने के लिए दोगे, बच्चे लोग पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। बच्चों में व्यवहार संबंधी नियमों की जानकारी दोगे, बच्चे लोग कोई व्यवहारशीलता आपका अनुपालन नहीं करेंगे। हाँ, बच्चों के साथ नैतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो जरूर नैतिक विकास बच्चों का हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन था, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग को पता है। समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या होगा, बहुकक्षा व्यवस्था में शिक्षा उपलब्ध कराती है, ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को प्राथमिकता देती है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराती है, कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है कि समाज में पिछड़े, वंचित और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही स्थान पर, एक ही मंच पर, एक ही क्लास में आप शिक्षा प्रोवाइड कराएं। यही समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। इसी नाम से कक्षा में क्या आएगी, डाइवर्सिटी आएगी, बच्चे ज्यादा अधिगम कर पाएंगे। तो कक्षा में विविधता को संबोधित करना ही मूल रूप से समावेशी शिक्षा का सर्वाधिक उपयुक्त मानदंड है। तो ये 30 क्वेश्चंस आपको समझ में आया होंगे सहायक शिक्षक के संबंध में। आपसे हम शिक्षक भर्ती के विषय में भी जो प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के, उस पर भी डिस्कस करेंगे। आप जो है हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर से भी क्लासेस के विषय में, और इसके अलावा आप जो है ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं रायपुर, जगदलपुर और बिलासपुर ब्रांच में जाकर, ठीक है। मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।